जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और रशिया के बीच साइन हुई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डील। डीएसी ने अप्रूव किए एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर घातक UCAVs। भारतीय सेना की सर्विस में शामिल होगी 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल। पाकिस्तान ने इसराइल को दी धमकी और US फायर कर चुका है 800 से अधिक टॉमाहॉक मिसाइल्स। आज 27 मार्च को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने 2 महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया है, जिनकी टोटल वैल्यू है 858 करोड़ रुपीस। इसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जिसकी वैल्यू है 445 करोड़ रुपीस, और इसके तहत भारतीय सेना के लिए रशियन ओरिजिन के टंगस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को खरीदा जाएगा, और जो कि भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज का हिस्सा बनेंगे। हालांकि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में नहीं बताया गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत टोटल इस तरह के कितने सिस्टम्स लिए जाने। वहीं जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है वो है भारतीय नौसेना के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट के इंस्पेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि 100% स्वदेशी कंटेंट के साथ बाय इंडियन कैटेगरी के तहत साइन किया गया है, और इसकी वैल्यू है 413 करोड़ रुपीस, और इसे बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जो कि बोइंग की इंडियन सब्सिडरी है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने का सीधा सा मतलब ये है कि भारतीय नौसेना की जो P-8I एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, तो उनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस पूरी तरह से भारत में ही की जाएगी। और जैसे कि मेंशन किया गया डिपो लेवल के इंस्पेक्शन, तो इसके एक तरह से मतलब है डीप मेंटेनेंस, ना कि कोई रूटीन सर्विसिंग, जिसमें फुल सिस्टम चेक्स, मेजर कंपोनेंट्स की रिपेयरिंग या फिर रिप्लेसमेंट, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन, ये सभी शामिल रहता है। और एक तरह से एयरक्राफ्ट की कंप्लीट ओवरहॉलिंग, जो कि भारत में ही 100% स्वदेशी कंटेंट के साथ होगी। और रही बात रशिया के तुंगस्का एयर डिफेंस सिस्टम्स की, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिस्टम की लगभग 80 यूनिट्स ऑलरेडी भारतीय सेना की सर्विस में पहले से है, और अब इसके एडिशनल यूनिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बाकी ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसे सरफेस टू एयर गन और मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया गया है, जो कि ऑल वेदर कंडीशंस में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स, स्मॉल ड्रोन्स, तो इन सभी को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आज 27 मार्च को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस के कैपेबिलिटीज को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए ₹2.38 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनमें शामिल है भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम्स, एंटी टैंक एम्यूनिशन, धनुष आर्टिलरी गन्स, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलेंस सिस्टम, यानी कि एक तरह के सर्विलेंस ड्रोन्स। जबकि भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद, एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट यानी कि एक तरह से UCAV, और इसमें भी संभावित रूप से घातक UCAVs की खरीद की जाएगी, और सुखोई Su-30 फाइटर्स के जेट इंजन्स का ओवरहॉल, तो इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और जबकि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स यानी कि होवरक्राफ्ट, तो इनकी खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। बाकी जो भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम की खरीद की बात की गई है, तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि इसके तहत हम कौन सा सिस्टम लेने वाले हैं, लेकिन जो पहले रिपोर्ट्स आई थी उनके मुताबिक इसके तहत भारत रशियन ओरिजिन के पेंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रैक्ड वर्जन को ले सकता है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसमें ANI की तरफ से बताया गया है कि भारतीय सेना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के 800 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले वेरिएंट के एक बड़े ऑर्डर को प्लेस करने की तैयारी कर रही है। अभी वर्तमान समय में भारतीय सेना की सर्विस में जो ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशनल है, उसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर्स तक है, और अब 800 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर्स को प्लेस करने की तैयारी की जा रही है, और संभावित है कि 31 मार्च से पहले इस खरीद प्रस्ताव को भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से फाइनल क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी ब्रह्मोस की खासियत क्या है, तो ये तो पूरी दुनिया ही जान चुकी है, विशेष रूप से पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और इसी वजह से ब्रह्मोस को खरीदने वालों की डिमांड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। बाकी ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ को लेकर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ये वो मिसाइल है जो कि अगर गलती से भी लॉन्च होती है तो भी इसे पता होता है कि इसे कहाँ जाना है। बाकी एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि रशिया से पहली वाली डील के हिस्से के तौर पर जो अभी 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत आने बाकी हैं, तो उसमें से जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वर्ष मई और जून के महीने तक भारत को डिलीवर किया जाएगा, और फिर जो 5वां और आखिरी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो उसे भी इसी वर्ष के लास्ट क्वार्टर तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और बाकी आज डीएसी ने एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको 28 दिन हो चुके हैं, और अभी भी इसके खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। बावजूद इसके कि US प्रेसिडेंट की तरफ से क्लेम किया गया था कि ईरान के साथ वे निगोशिएट कर रहे हैं, जबकि ईरान ने US प्रेसिडेंट के सारे दावों को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि US के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई भी निगोशिएशंस नहीं हो रहे हैं।
और अब इसी बीच प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट करी है कि वे ईरान के पावर प्लांट्स पर जो हमले हैं तो उनको 10 दिन के लिए रोक रहे हैं। पहले 5 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया था और अब फिर से 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन ईरान के जो अन्य मिलिट्री टारगेट्स हैं वहाँ पे यूएस की स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, जबकि ईरान की तरफ से भी यूएस और इसराइल के एसेट्स पर स्ट्राइक्स लगातार लॉन्च की जा रही हैं। और यूएस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट में भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प के मुताबिक जो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि नेगोशिएशंस नहीं चल रहे हैं तो वो फेक न्यूज़ है। हालांकि जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं वो भी क्लियरली कह चुके हैं कि यूएस के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहे हैं, जबकि उन्होंने यूएस का तो मजाक बनाया था कि शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद के ही साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। वहीं इसराइल की डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया है कि उनकी स्ट्राइक में IRGC नेवी की इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के प्रमुख बेहनाम रिजाई को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और जबकि यूएस की सेंट्रल कमांड का कहना है कि यूएस फोर्सेस ईरानियन रिजीम की एबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हुए हैं। और क्योंकि अमेरिका ईरान में कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस के ऑप्शंस को भी देख रहा है, तो इस बीच रिपोर्ट्स आई थी कि इसी के लिए अमेरिका ने अपनी 82 एयरबॉर्न डिवीजन को भी तैयार रखा हुआ है और उसे मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है। और यूएस की जो 82 एयरबॉर्न डिवीजन है इसे 9/11 फोर्स के तौर पर भी जाना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि केवल 18 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने पर स्ट्राइक कर सकती है। और अगर यूएस की इस विशेष डिवीजन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इस पर द ग्रिड पर हमने एक वीडियो अपलोड करी है, जिसे आप यूट्यूब के AI डबिंग फीचर के इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं। और जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो पेंटागन है वो मिडिल ईस्ट में 10,000 एडिशनल ग्राउंड ट्रूप्स को भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जो ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हाल ही में स्ट्राइक की गई थी, तो इस स्ट्राइक को लेकर इंटरनेशनल एटॉमिक वॉचडॉग IAEA के DG की तरफ से कहा गया है और इस तरह से वार्न किया गया है कि अगर इस फैसिलिटी में कोई डैमेज होता है तो इससे एक बहुत ही बड़ा रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट हो सकता है, और जो कि ईरान और उसके बियॉन्ड एक बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करेगा। और इसलिए इस तरह के न्यूक्लियर एक्सीडेंट के रिस्क को अवॉइड करने के लिए संयम बरतने के लिए उन्होंने कहा है। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक यूएस की मिलिट्री ने 850 से अधिक टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स को फायर किया है। वहीं यूएस के एक्स एडवाइजर टू डिफेंस सेक्रेटरी कर्नल डगलस मैकग्रेगर का मानना है कि जो ईरानियंस हैं वो भी भारत की तरह एक ग्रेट कॉन्टिनेंटल पावर है और ईरान अधिक से अधिक स्ट्राइक्स को एब्जॉर्व कर सकता है और सेम टाइम पर जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख ने इस बात को लेकर वार्न किया है कि जो इसराइल की मिलिट्री है तो वो ऑपरेशनल प्रेशर बढ़ने के कारण जो मैन पावर की शॉर्टेज हो रही है उस वजह से वो खुद से कोलैप्स हो सकती है। और इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख का जो रिमार्क है ये सिक्योरिटी कैबिनेट कमेटी के दौरान आया था, जिसमें उन्होंने आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर एक सीरियस कंसर्न दिखाया है और उन्होंने कुछ जरूरी कदम उठाने की तत्काल जरूरत पर भी जोर दिया है, जैसे कि रिजर्व ड्यूटी लॉ, कंस्क्रिप्शन लॉ और मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस का एक्सटेंशन। क्योंकि उनके मानना है कि अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो फिर जल्द ही इसराइल की मिलिट्री को अपने रिजर्व सिस्टम्स को सस्टेन करने और रूटीन ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन तो इन्होंने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हॉस्पिटल पर की गई एयर स्ट्राइक को एक अनलॉफुल अटैक की तरह बताया है और उनका कहना है कि संभावित रूप से एक वॉर क्राइम है जो कि पाकिस्तान ने करा है। और अगर पाकिस्तान के वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस की बात हो ही रही है तो आपको बता दें पाकिस्तान ने 31 मार्च तक बलूचिस्तान के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद किया है और जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं तो उनको भी सस्पेंड किया गया है और हवाला दिया जा रहा है सो कॉल्ड सिक्योरिटी कंसर्न्स का। और इन सुरक्षा चिंताओं के पीछे का कारण भी खुद पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन 27 मार्च को 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया था और पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में इस तारीख को केवल बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के तौर पर देखा जाता है, जो सुनने में बहुत ही सिंपल सा है लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की संप्रभुता को खत्म करने वाली अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को जस्टिफाई करने के लिए बहुत पहले से ही इस एक्शन को लेकर मिथ फैलाई है। जैसे कि पहली मिथ तो ये थी कि बलूचिस्तान का जो पाकिस्तान में विलय हुआ तो वो बलूचिस्तान खुद चाहता था और उसने वॉलंटरली इसमें ज्वाइन किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि बलूचिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए पाकिस्तान ने पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों ही तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया था। और सोचने वाली बात है कि अगर बलूचिस्तान अपनी इच्छा से पाकिस्तान में शामिल हुआ होता तो फिर ऐसा क्यों है कि बलूचिस्तान की जनरेशन आफ्टर जनरेशन पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करती आ रही है। पाकिस्तान ये भी कहता है कि बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा था, जबकि ये भी सच नहीं है। और इस तरह के और भी कई सारे फेक नैरेटिव्स पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को लेकर फैलाए हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री की बलूचिस्तान में अत्याचारों की कोई हदें नहीं है। और अगर आपने भाई हाल ही में आई धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें एक सीन दिखाया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान के ISI ने बलूचिस्तान के बच्चों के पीने के पानी में जहर मिला दिया था और उससे कई सारे बच्चे मरे थे। तो वो कोई फिक्शन नहीं है बल्कि वो एक्चुअल में ऐसा हुआ था और पाकिस्तान के ISI ने ऐसा करा है। और इस घटना से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी।
कि कैसे जो पाकिस्तान है वो बलूचिस्तान में केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल कर चुका है। बाकी पाकिस्तान जैसे दलाल नेशन की बात हो ही रही है तो आपको एक अपडेट और देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसने अपने बड़े मालिक यानी कि अमेरिका के कहने पर ईरान तक यूएस की बात पहुंचाने के लिए डिलीवरी बॉय की भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से रिपोर्ट सामने आई है, तेहरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसके पास भी स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद पहले ईरान की तरफ से इस बात की निंदा की गई थी कि इजराइल ने जो ईरान में पाकिस्तानी राजदूत को असैसिनेट करने का प्रयास किया है ये एक शेमफुल एक्ट है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस एम्बेसी के पास जो स्ट्राइक हुई थी उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं तो वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई थी। और ईरान के बाद अब इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक फोरम है तो उसने एक स्टेटमेंट जारी करी है और इसराइल को धमकी दी है कि इसराइल ये बात याद रखे कि पाकिस्तान कतर नहीं है और अगर दुनिया में कहीं भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम इसका करारा जवाब जरूर देंगे। बाकी पाकिस्तान की इस तरह की धमकी को कॉन्फिडेंस कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहें ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम तो बस ये कहेंगे कि पाकिस्तान को अगर ये लगता है कि वो कतर नहीं है तो पाकिस्तान को भी याद ही होगा कि इसराइल भी अफगानिस्तान नहीं है और इसराइल का उसके दुश्मनों के खिलाफ एक्शन लेने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो पाकिस्तान जानता ही होगा कि वो मारते जाता है गिनते कम है। अभी हाल ही में जो मल्टी स्टेट ऑपरेशन में आईसिस और AQIS जैसे सुअरों के संगठन से लिंक रखने वाले 12 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से आंध्र प्रदेश से जो 3 पकड़े गए थे उनके नाम तो सामने आ गए थे, मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश। और अब बाकियों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें शामिल है बिहार का सदमान दिलकुश, अजमनुल्लाह खान, दिल्ली का लकी अहमद, वेस्ट बंगाल से मीर आसिफ अली, राजस्थान से जिशान, कर्नाटका से अब्दुल सालम और महाराष्ट्र से शाहरुख खान और शियाज पियाज उर रहमान और तेलंगाना से सईदा बेगम, जो कि आंध्र प्रदेश और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशंस में पकड़े गए हैं। और ये भी सामने आया है कि ये जितने भी सस्पेक्ट्स हैं ये AQIS और आईसिस के जो इनके फॉरेन हैंडलर्स हैं तो उनसे ये गेमिंग ऐप के माध्यम से मिले थे और फिर बाद में उन्होंने इनको ज्वाइन ही कर लिया। और आईसिस से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है बेनेक्स कॉम नाम का, तो उससे भी इनके लिंक हैं। बाकी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना, उसे जलाना, आईसिस के फ्लैग को लगाना, उसको प्रेज करना, भारत को इस्लामिक स्टेट में बदलने वाले कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना, तो इस तरह की हरकतें तो ये करते ही रहते थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि इनमें से 3 हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह शरीफ, मिर्जा सोहेल बेग और मोहम्मद दानिश। तो ये तो अलकायदा के बड़े वाले सुअर लादेन की वीडियोज़ भी बड़ा देखते थे और वहाँ से शायद इनको मोटिवेशन मिलता होगा। वहीं इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस ने ISI की नेटवर्क को बस्ट किया था, जिसमें अभी तक 22 लोग गिरफ्तार हुए हैं और जिनमें 6 माइनर्स भी हैं, तो इस वाले मामले की जांच के तहत एक नया एंगल ये भी सामने आया है कि इस मॉड्यूल के तहत जो ISI के लिए काम कर रहे थे तो विशेष रूप से जानबूझकर हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहे थे और हिंदुओं की तरह पहनावा भी उनका था। जैसे कि जो सोहेल AK रोमियो पकड़ा गया है तो वो तिलक लगाता था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था और हाथ में रक्षा धागा भी पहनता था और अपने आप को ऐसा दिखाता था कि वो हिंदू है। और इसी मामले पर कुछ और जो पकड़े गए तो वो भी सिमिलर सा पैटर्न फॉलो कर रहे थे और इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इस टैक्टिक के पीछे का कारण न केवल अपनी पहचान छुपाना हो सकता है बल्कि इसमें लव जिहाद वाले एंगल को भी देखा जा रहा है। बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है और जो भी जानकारी रहेंगी हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी। और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार पिंकू कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2018 में हेलीकॉप्टर क्रैश में इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट पैनी चौधरी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर नटवर सिंह शक्तावत वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1991 में ही 26-27 मार्च के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक बलविंदर सिंह, सिपाही नैब सिंह, हवलदार प्रदुमन सिंह और नायक दलीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1956 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन लुंगुमा लोशाई, 1979 में 8 असम राइफल्स के लांस नायक कृष्णा बहादुर गुरुंग, राइफलमैन अमर सिंह छेत्री, राइफलमैन चेत बहादुर थापा, राइफलमैन भक्त बहादुर रोका, राइफलमैन बसंत बहादुर थापा, राइफलमैन बुद्धि बहादुर गुरुंग और राइफलमैन चंद्र बहादुर घाले, तो इन्होंने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि नेटो के द्वारा फ्लैंकर नाम किस फाइटर जेट को दिया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है।
और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।